हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैदान में हाजिर है तुम्हारे लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझा था। आज के क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर ही बातें थोड़ी और होंगी और आज के क्लास में हम डायरेक्टिव इफेक्ट, एक्टिवेटिंग इफेक्ट और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा हुआ है कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करता है। बेंजीन है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराओ, कह दो E+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन में देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सभी जगहों पर सभी कार्बन एटम्स के पास एक एक हाइड्रोजन एटम भी है। ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या? किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह खुद आकर के लग जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, किसी को भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही जैसे हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इलेक्ट्रोफाइल को यहां लगा दो, ठीक। बाकी के हाइड्रोजन उसी तरह से पड़े रहेंगे, ठीक। हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, इसके बदले में इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, बाकी के हाइड्रोजन उसी तरह से पड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ भी जोड़ सकते थे, यहाँ कहीं पर भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। एक ही चीज को लिखने का अलग अलग तरीका। अगर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जोड़ते हो, कोई भी ग्रुप, एनीथिंग XYZ, कह दो यहाँ जोड़ दिया, कह दो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, तो इससे कुछ फर्क थोड़े होता है। ये तीनों एक ही चीज है ना, एक ही चीज को तुमने 3 बार लिख दिया। जहां पर ग्रुप जोड़ा है वही पहला पोजीशन, तो पहले पोजीशन पर तुमने ग्रुप जोड़ा है। जहां ग्रुप जोड़ा है वही पहला पोजीशन है, तो तुमने पहले पोजीशन पर ही फिर से ग्रुप जोड़ा है। और जहां ग्रुप जोड़ा है वही पहला पोजीशन, तो फिर से पहले पोजीशन पर ही तुमने ग्रुप को जोड़ दिया है। कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ जोड़ा तो कुछ और, यहाँ जोड़ा तो कुछ और, यहाँ जोड़ा तो कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। बेंजीन है, सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट है। कोई ग्रुप यहाँ जोड़ो, वहाँ जोड़ो, वहाँ जोड़ो, कहीं और जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो। सो इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज बार बार लिखते हो, राइट। अब सपोज बेंजीन के साथ कोई ग्रुप पहले से लगा हुआ है, ठीक। कोई ग्रुप X है जो पहले से लगा हुआ है। अब इसी में हम एक ग्रुप Y भी लगाना चाहते हैं, बचे हुए जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी एक जगह पर Y लगाना चाहते हैं। तो देखो Y तुम यहाँ लगा सकते हो, Y तुम यहाँ लगा सकते हो, Y तुम यहाँ लगा सकते हो, यहाँ 5 जगहों पर लगा सकते हो। ये पहला पोजीशन, ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम इधर से भी गिनती कर सकते हो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फिर से चौथा पोजीशन। तो अगर तुम यहाँ पर Y को लगाते हो तो हम बोलेंगे तुमने दूसरे पोजीशन पर Y को लगा दिया। यहाँ लगा दिया, तीसरे पोजीशन पर लगा दिया, यहाँ लगा दिया तो चौथे पोजीशन पर लगा दिया। अगर इस Y को यहाँ लगाया तो फिर से तुमने दूसरे पोजीशन पर, ठीक। उधर राइट साइड से दूसरा पोजीशन था, ये लेफ्ट साइड से दूसरा पोजीशन है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो दूसरे पोजीशन पर यहाँ पर लगाया तो फिर से दूसरे पोजीशन पर लगा दिया, यहाँ लगाया तो तीसरे पोजीशन पर लगाया, और यहाँ लगाया तो डेफिनेटली चौथे पोजीशन पर लगाया। तो इस Y को इसमें 3 तरीके से लगा सकते हो, या तो इन दोनों में से कहीं एक जगह लगा दो, Y को इस रिंग के साथ 3 तरीके से जोड़ सकते हो। या तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर चिपकाओ, या तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर चिपकाओ, या फिर यहां पर चिपका दो, ठीक। दूसरे पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक। जो दूसरा पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, जो तीसरा पोजीशन है मेटा पोजीशन, जो चौथा पोजीशन है पैरा पोजीशन, ठीक। ऑर्थो, मेटा, पैरा, OMP याद कर लो। तो Y को तुम ऑर्थो पोजीशन पर रख सकते हो, ऑर्थो मतलब यहाँ चाहे यहाँ, मेटा पोजीशन पर रख सकते हो यहाँ चाहे यहाँ, पैरा पोजीशन पर रख सकते हो यहाँ पर। तो जब तक बेंजीन के साथ किसी तरह का कोई फालतू ग्रुप नहीं लगाया है, इलेक्ट्रोफाइल को इसके साथ एडजस्ट करोगे तो कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप पहले से कनेक्टेड है, ठीक, कोई ग्रुप पहले से कनेक्टेड है, कुछ XYZ है जो कि पहले से कनेक्टेड है, और इसके साथ जब तुम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होंगे। इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन बोले तो दूसरे पोजीशन पर लगा दिया जाए, मेटा पोजीशन
बोले तो तीसरे पोजीशन पर लगा दिया जाए, या फिर पैरा पोजीशन बोले तो चौथे पोजीशन पर लगा दिया जाए, कहाँ लगा दिया जाए सोचना पड़ेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है, रिएक्शन, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन के दौरान ये इस बात पर डिपेंड करता है कि Z का नेचर क्या है। अगर इस Z का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक, अगर ये Z जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर जाकर के रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो ऑर्थो पर जाकर के रिएक्शन करेगा या फिर पैरा पर जाकर के रिएक्शन करेगा, ठीक, कुछ परसेंट ऑर्थो पर, कुछ परसेंट पैरा पर। और यदि बेंजीन के साथ पहले से कोई ग्रुप Y कनेक्टेड है, ये Y जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, तो हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। देखिए ग्रुप Y और इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आकर के रिएक्शन करेगा। बहुत सारे बच्चे इसी में ऑर्थो मेटा पैरा बताने लगते हैं। तो जब एक अकेला ग्रुप होता है तो कोई ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता है ना, बहुत बार पता नहीं क्यों बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है, बस हवा हवाई ऐसे ही थोड़ी बातें सुन लेते हैं ऑर्थो मेटा पैरा और फिर बताना भी शुरू कर देते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा की बात तब होती है जब कम से कम 2 ग्रुप्स आना शुरू हो जाए। एक अकेला ग्रुप है तो कोई ऑर्थो, कोई मेटा, कोई पैरा सब नहीं होता। कुछ बच्चे इसको ऑर्थो बताते हैं, इसको मेटा बताते हैं, इसको पैरा बताते हैं, ये तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक। ऑर्थो मेटा पैरा तब जब एक ग्रुप पहले से, दूसरा ग्रुप भी उसी में आ रहा है। तो अगर दोनों ग्रुप्स का रिलेशन 1-2 रिलेशन है, 1-2 है तो ऑर्थो, 1-3 है तो मेटा, 1-4 है तो पैरा, ठीक। जैसे हम कह दें कि यहाँ पर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ पर है, तो इसका नाम लिखेंगे, देखो रिलेशन 1-3 है, इसको 1 कहोगे तो ये 2 और ये 3, या फिर इसको 1 कहोगे ये 2 ये 3, तो तीसरा क्या होता है मेटा, तो इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। अगर बेंजीन रिंग है कह दो एक क्लोरीन यहाँ लगा है, एक क्लोरीन यहाँ लगा है, रिलेशन देखो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, 1-4 रिलेशनशिप है। 4 में क्या होता है पैरा होता है, तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब एक अकेला क्लोरीन लगा है तो फिर कोई ऑर्थो नहीं, कोई मेटा नहीं, कोई पैरा नहीं, तो दोनों ग्रुप के बीच की दूरी डिसाइड करती है। बहुत सारे बच्चे डिजाइन पहचानते कि यहां पर रहेगा तो ऑर्थो, यहां पर रहेगा तो पैरा, डिजाइन नहीं पहचानना, दूरी नापनी है। 1-2 मतलब ऑर्थो, 1-3 मतलब मेटा, 1-4 मतलब पैरा, तो ये 1-3 है इसीलिए मेटा, ये 1-3 है मेटा, ये 1-4 है पैरा, ये 1-2 है ऑर्थो, ठीक। तो जब बेंजीन के साथ कोई ग्रुप नहीं कनेक्टेड है, केवल बेंजीन है, सारे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर भी ले जाकर के जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, हर बार एक ही चीज बनेगा। लेकिन जब बेंजीन के साथ पहले से कोई ग्रुप कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के लिए 3 पोजीशंस, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करता है, विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करता है। ऐसा क्यों, हमको यह समझना है, ठीक। और फिर इसी इफेक्ट को कहते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट। डायरेक्टिव इफेक्ट, डायरेक्टिव मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताना, किसी को दिशा बताना, हिंदी में कहते हैं दिशात्मक प्रभाव। डायरेक्टिव इफेक्ट कि ये ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को बता रहा है कि तुमको कहाँ जाना है, कह रहा है दूसरे पोजीशन पर जाओ, चौथे पोजीशन पर जाओ। ये ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को बता रहा है कि तुमको कहाँ जाना है, कह रहा है तीसरे पोजीशन पर जाओ, मेटा पोजीशन पर जाओ। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स भी कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनको मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से रिएक्शन मेटा पोजीशन पर होगा, क्योंकि इनकी वजह से रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। तो डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि पहले से एक ग्रुप प्रेजेंट है, वो दूसरे आने वाले ग्रुप को बताएगा कि तुमको कहाँ जाना है। पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है वो दूसरे वाले ग्रुप को बता रहा है कि तुमको कहाँ जाना है, दूसरे पोजीशन पर जाना है कि तीसरे पर जाना है कि चौथे पर जाना है, ऑर्थो पर जाना है कि मेटा पर जाना है कि पैरा पर जाना है। इसी को डायरेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिव।
इनकी उपस्थिति में, इनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के रिएक्शन करता है, और इनकी उपस्थिति में, इनके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाकर के रिएक्शन करता है। तो हमें अब दो चीजें सीखनी है। एक तो इन ग्रुप्स को पहचानेंगे कैसे, ये तो बस कहानी कह दी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा तो ऐसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहा तो ऐसा। ठीक, असली काम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहचाना कैसे जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहचाना कैसे जाए, और फिर ऐसा हो क्यों रहा है, एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए ना। तो अब हम लोग उस वाले पॉइंट पर आते हैं, पहचानेंगे कैसे कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, स्पेशली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्शन रहे तब। तो एक बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन कह दो, जैसे हम एक स्ट्रक्चर देखें, हम बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं NH2। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, जो एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा उसको हम चलो नाम दे देते हैं की एटम। की एटम, नाइट्रोजन इज द की एटम जो रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ये बेंजीन रिंग को लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, रेजोनेंस शुरू हो गया। ठीक, इन दोनों एरोज का क्लियर कट मतलब समझते रहना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने रेजोनेंस पर इत्मीनान से धीरे धीरे सारी बातें करी हुई हैं। तो अगर तुम वहां पर पढ़ करके आए हो तब तो फिर इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है हमें, अदरवाइज थोड़ा समझना। लोन पेयर डोनेट करोगे, इस एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर तुम बॉन्ड बनाओगे। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर एक बॉन्ड तो पहले से चल रहा है, जब तुम लोन पेयर डोनेट करोगे तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब लोन पेयर डोनेट करते हो तो प्लस का चार्ज ऐसे आ जाता है, कोई भी न्यूट्रल एटम है लोन पेयर डोनेट करेगा प्लस का चार्ज आ जाएगा। दूसरा एरो, ठीक, पहला एरो क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर बॉन्ड बना लो, हमने बना दिया। दूसरा एरो क्या कहता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, और ब्रेक करके बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इस कार्बन के पास रख दो। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां रखोगे, इस पर माइनस का चार्ज, इस डबल बॉन्ड को जस्ट रिपीट कर डालो। फिर रेजोनेंस को आगे बढ़ाओ, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके यहां पर बॉन्ड बनाओ, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठा करके यहां रख दो। तो अगला स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके यहीं पर बॉन्ड बनाया तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इस कार्बन पर रख दिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन रखोगे नेगेटिव चार्ज अब यहां पर अपीयर हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज खत्म, इसका क्या करें, वैसे ही रिपीट कर दो। इसका क्या करें, फिर से वैसे ही रिपीट कर दो। फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, यहां पर बॉन्ड बनेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां रखो। तो अगले स्ट्रक्चर में तुम देखोगे यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां रखा तो यहीं पर नेगेटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड उसी तरह से, ये NH2 और डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज सब रिपीट कर दो। फिर इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करो, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करो, और अगला स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में आएगा। यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसको वापस मिल गया और ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया। तो ये 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हमने बनाए। नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया और 5 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाए। तो कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो जिसमें की एटम के पास लोन पेयर है वो सारे ग्रुप्स बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहे जाएंगे। एग्जाम्पल्स और लेने हो और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये NH2 तो हो ही गया, H को हटाकर कुछ एल्किल लगा दे, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी तो लोन पेयर है, डोनेट करेगा ही करेगा। ऑक्सीजन रहे, जैसे OH, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, हालांकि डोनेट एक ही लोन पेयर करना है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, OH ग्रुप एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, तो लोन पेयर ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेटिंग ग्रुप, ये भी डोनेटिंग ग्रुप। कभी कभी प्रश्न होता है ये अच्छा डोनर है कि ये अच्छा डोनर है, तो हम कहते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उसकी डोनेटिंग पावर कम है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है इलेक्ट्रॉन मुश्किल से डोनेट करता है। तो इन दोनों में ये बेटर डोनर है। H को हटा दो, कुछ
एल्किल वगैरह लगा दो तो OR। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन वगैरह का साथ रहे, इसके पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ये भी डोनेट करेगा। तो जिस भी किसी ग्रुप में जो की एटम है, की एटम बोले तो जो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके अलावा कोई एल्किल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड रहे, जैसे मान लो CH3 है, इसमें कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन कार्बन इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन तुम नाम देते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन नाम देते हो। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और ध्यान देना, इसको डोनेट करना मुश्किल है, इसको डोनेट करना, इसको डोनेट करना, इसको डोनेट करना, इसको डोनेट करना आसान, इसको डोनेट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे पास कोई चीज है, किसी ने मांगा और हमने दे दिया, ले जाओ। अच्छा, अब मान लो मेरे पास कोई चीज है, वो हमने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के साझेदारी में खरीदी है, 50% पैसा मेरा है, 50% पैसा उसका है, दोनों ने मिलकर के एक साइकिल खरीदी है। अब एक बंदा आए पूछ रहा है कि साइकिल ले जाए, तो हम कहेंगे रुको, ऐसे कैसे ले जाए, पहले अपने दोस्त से पूछेंगे, वो हाँ कहेगा तब हम कहेंगे कि हाँ ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ। तो दो लोगों ने मिलाकर खरीदा है, दोनों की परमिशन चाहिए तभी उसको दे सकते हैं तीसरे को सामान, नहीं तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पर भी ये इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों का कंट्रोल है, ये बॉन्ड दोनों के बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन दोनों के कंट्रोल में है। दोनों की इजाजत होगी तभी डोनेट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं डोनेट किया जा सकता। तो यहाँ पर अकेला एटम इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, डोनेट करना आसान है। यहाँ पर दो एटम्स ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, डोनेट करना मुश्किल है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कमजोर इफेक्ट होता है। ये रेजोनेंस है, इस सबको रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। लोन पे डोनेट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट है, और हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कमजोर इफेक्ट है। ठीक, लेकिन फिलहाल ये भी डोनेटिंग इफेक्ट है। तो अगर इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे, रेजोनेंस होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो देखो रिंग पर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, कहां कहां निगेटिव चार्ज आया है, उन पोजीशंस को जरा पकड़ो। तो देखो ये पोजीशन नंबर 2 है, 1 2, ये पोजीशन नंबर 4 है, 1 2 3 4, और ये फिर से पोजीशन नंबर 2 1 2। या फिर बोले तो ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। निगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है या फिर पैरा पोजीशन पर आ रहा है। अगर इन सबका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें, रेजोनेंस हाइब्रिड समझते हो ना, ये 5 स्ट्रक्चर्स, ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है पांचों को मिला करके बनेगा। जब हम रेजोनेंस करते हैं तो इनमें से कोई भी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इन सबको मिला करके कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि एक गांव है, उसमें जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आंखें नहीं है, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा है। गांव में एक बार हाथी आता है तो उनको भी उत्सुकता होती है कि हम भी हाथी जानना चाहते हैं कैसा होता है। तो हाथी के पास उनको ले जाया गया, वो हाथी को छू छू करके देखने लगे। तो एक के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई, उसने बताया कि हाथी झाड़ू के जैसा होता है। दूसरे के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, उसने बताया कि हाथी जो है सांप के जैसा होता है। तीसरे के हाथ में हाथी का पैर आ गया, उसने बताया हाथी खंबे जैसा होता है। चौथे के हाथ में हाथी का कान आ गया, उसने बताया हाथी सूप के जैसा होता है। तो जिसके हाथ में हाथी का जो पार्ट आया उसी के हिसाब से उसने हाथी का डिस्क्रिप्शन समझ लिया। लेकिन हम समझते हैं कि हाथी इन सबको मिला करके बनता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब इन सबको मिला करके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे। ये स्ट्रक्चर्स थोड़ी थोड़ी बातें बताता है। ये कहता है हाथी ऐसा, ये कहता है हाथी ऐसा, ये कहता है हाथी ऐसा, ये कहता है ऐसा और ये कहता है ऐसा। इन सबको मिला करके जो पिक्चर तैयार होगा वो असली तस्वीर होगा कि मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ 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 नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है। ठीक, तो ये कहता है पाई बॉन्ड यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ मत बनाओ। ये कहता है पाई बॉन्ड यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ यहाँ मत बनाओ। ये कहता है नहीं पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ बनना चाहिए। ये कहता है नहीं पाई बॉन्ड ऐसे बनना चाहिए। तो इन सब की बात सुने तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड सभी जगहों पर है। ठीक है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, डॉटेड लाइन से बना रहे हैं ना। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, 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 और इवन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड है। ठीक, H2। यहाँ पर माइनस है सो डेल्टा माइनस, यहाँ पर माइनस है सो डेल्टा माइनस, यहाँ पर भी माइनस है सो डेल्टा माइनस ना। देखो यहाँ माइनस डेल्टा माइनस, यहाँ माइनस डेल्टा माइनस। ऑर्थो ऑर्थो पैरा,
डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। तो कहाँ कहाँ माइनस आया है? ऑर्थो पर, पैरा पर। और जहाँ जहाँ माइनस आया है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तुम लोग पढ़ते हो ना कि इसे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पा करके Cl माइनस हो गया। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया है। तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। हम कहते हैं हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां जहां माइनस है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां माइनस नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है। तो अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करना है तो यहां रिएक्शन करेगा, यहां रिएक्शन करेगा, यहां रिएक्शन करेगा कि यहां और यहां करेगा। तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह पर रिएक्शन करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से मिल सकता है वो वहीं पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस करके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इन सभी केसेज में रेजोनेंस करोगे तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा दे रहे हैं तो रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं रिएक्शन होगा। मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो रिएक्शन भी जो है ऑर्थो पर होगा और पैरा पर होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कैसे पहचानोगे? की एटम पर लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, या फिर कभी कभी एल्किल ग्रुप्स आ जाएंगे तो बिना लोन पेयर के भी ये डोनेट कर सकते हैं। फिर ये क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है? क्योंकि ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, सो इलेक्ट्रोफाइल उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा, इस वजह से। विथड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाए, विथड्रॉइंग ग्रुप्स को कैसे पहचानोगे? एक एग्जांपल ले, फिर बात को आगे बढ़े। जैसे बेंजीन रिंग के साथ हम चलो एक एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दें। कार्बन एटम रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे ये की एटम हुआ। इसके पीछे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, की एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। जैसे कार्बन पर प्लस आ रहा होगा ये पीछे से इधर से पाई बॉन्ड खींच ले जाएगा। तो इन दोनों एरोज को अगर फॉलो करें, पहला एरो कहता है बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, दूसरा एरो कहता है इस बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाओ और यहां पर बॉन्ड बना डालो। दोनों एरोज को फॉलो करें तो जो रिजल्ट हमारे हाथ में आया, ठीक, इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, राइट, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर रखा, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट किया, यहां तो डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला कार्बन पहले इधर डबल बॉन्ड बनाया था, अब उधर डबल बॉन्ड बना लिया, तो इस कार्बन को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस कार्बन का घाटा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भाग गए, तो इस पर आया प्लस। फिर ये डबल बॉन्ड उसी तरह से। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पीछे से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा कि पाई बॉन्ड का? पाई बॉन्ड कमजोर होता है, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचा जा सकता है। तो इसने पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, अब डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, प्लस का चार्ज यहां आएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हमने फॉलो करते हुए बनाया। एरो को समझते रहोगे, एरो कहता है यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां लगा दो और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस का चार्ज यहां आ गया, इसको यहीं पर, इन सब चीजों को इसी तरह से बना दो। ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर तुम नहीं बनाना जानते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इसको बनाना जानते रहोगे तो बहुत आसानी रहेगी, नहीं बना पाओगे बार बार परेशानी में फंसोगे। इधर से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड यहां बना, प्लस यहां आ जाएगा। और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शिफ्ट करो, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। तो फिर से वही 5 स्ट्रक्चर्स हमने बना डाले।
पिछली बार जहां जहां माइनस आता था इस बार वहां वहां प्लस आया हुआ है, राइट। इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड बना ले, इन सब का रेजोनेंस हाइब्रिड बना ले, तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड थोड़ा यहां बनाओ, पाई बॉन्ड थोड़ा यहां बनाओ, पाई इलेक्ट्रॉनों को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, ठीक। सभी जगहों पर पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर पाई बॉन्ड देखो कहीं ना कहीं जरूर देखोगे, लास्ट स्ट्रक्चर में देखो यहां पाई बॉन्ड है ना, यहां पर पाई बॉन्ड देखो इसी स्ट्रक्चर में है, इसी स्ट्रक्चर में है, इसमें भी है। यहां पर पाई बॉन्ड देखो तीसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है। यहां पर पाई बॉन्ड पहले में है, दूसरे में है। यहां पर पाई बॉन्ड लास्ट में और उसमें है। यहां पर पाई बॉन्ड बीच के तीनों स्ट्रक्चर्स में। यहां पर पाई बॉन्ड पहले में है, दूसरे में। तो पाई बॉन्ड सभी जगहों पर, ठीक। यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस मतलब लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो डेफिनेटली अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर है तो यहाँ तो हायर होगी ना, यहाँ लोअर है तो यहाँ हायर होगी, जहाँ प्लस है वहाँ लोअर है, जहाँ प्लस नहीं है वहाँ हायर होगा। तो अब की बार इलेक्ट्रोफाइल को जब रिएक्शन करना आया होगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाकर रिएक्शन करेगा मेटा पोजिशन पर। तो इस वे में हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना बना करके देखेंगे कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा। तो पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे पहचाने। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को देखो, ठीक। जो भी की एटम है उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए, तो इन सब के होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। की एटम ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। ऐसे सभी सिचुएशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और फिर ये की एटम जो है पीछे से बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन खींच करके लाएगा। हम कुछ स्ट्रक्चर्स और बना सकते हैं, जैसे जैसे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जोड़ दिया H, तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ, यहां कुछ एल्किल जोड़ दो, ठीक। ये एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड। ये हो गया कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप में भी सी डबल बॉन्ड ओ है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ऑक्सीजन और कुछ एल्किल, ये हो गया एस्टर ग्रुप। ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो बस यही चीज पहचानना है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जोड़ दिया NH2, ठीक। ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इस ग्रुप को तुम कहोगे अमाइड ग्रुप, ठीक। और कोई जरूरी नहीं कि हर बार कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आए। सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वे में सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज रहेगा और नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज रहेगा, ठीक। NO2, इसको ऐसे लिखते हैं NO2, और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, ठीक। नाइट्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। और ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये पीछे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो नाइट्रो ग्रुप भी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इन सबको देख करके इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स को पहचानो। ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हैं। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्या इलेक्ट्रोफाइल वहीं रिएक्शन करेगा? आंसर है नहीं। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ रिएक्शन करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो कौन सा पोजीशन होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन तीनों को छोड़ दे तो बचा क्या? ऑर्थो और पैरा को छोड़ दिया तो मेटा ही तो बचेगा। तो मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, राइट। तो ग्रुप्स को तुमने पहचानना सीखा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे पहचानोगे? डबल बॉन्ड ओ से।
कभी कभी ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन भी, जैसे एक ही केस है, कभी कभी क्या एक ही केस है, इसको ध्यान से देखना। C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, फिर इसी तरह से जैसे बाकी सब में हो रहा था वैसे यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, एक और केस, स्पेशल केस देख सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, C के साथ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दो, जैसे भी पिछली बार हम लोगों ने देखा था। सिग्मा बॉन्ड को डोनेट कर रहे हैं, तो इसी का कुछ रिवर्स है ये ना। इसमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया, इसमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको कभी कभी हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऐसे सिचुएशन में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन सभी ग्रुप्स के प्रेजेंस में, इसको नहीं, इसको हटा देते, इसको हटा देते नहीं, बाद में तुम परेशान करोगे। इन सभी ग्रुप्स के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिएक्शन करेगा? मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन कहाँ होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। इन्हीं चीज़ों को समराइज करने के लिए एक सिंपल स्कीम तुम बना सकते हो। सिंपल स्कीम बना सकते हो, ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, और ये अंदर एक ऐसे सर्कल बना देते हैं। सर्कल का पर्पज क्या है कि जैसे पाई इलेक्ट्रॉन सभी जगहों पर, एक तो तुम डॉटेड लाइन से ऐसे बनाओ, इसको बनाने में समय लगता है, तो फटाफट ऐसे सर्कल खींच देते हैं, मतलब पाई बॉन्ड सभी जगहों पर घूम रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन सभी जगहों पर, डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा माइनस, यहां पर आएगा माइनस, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस। और इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करना है। इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहाँ रिएक्शन करेगा? जहां माइनस है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो या तो यहां रिएक्शन करेगा, या तो यहां रिएक्शन करेगा, या तो यहां रिएक्शन करेगा। और इस रिंग में कहाँ रिएक्शन करेगा? प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इन तीनों को छोड़ दो, यहां रिएक्शन करेगा। ठीक, तो इस स्कीम को देख करके तुम आसानी से एक बार में सोच सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ रिएक्शन करेगा। डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पर या पैरा पर, और विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डील कर लेंगे। ठीक, हम रिएक्शन के मैकेनिज्म से भी डील कर सकते हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डील करते हैं। जब फिर कभी दूसरी जगह पर मौका मिलेगा तो वहाँ हम लोग इसको रिएक्शन के मैकेनिज्म से भी डील करेंगे। ठीक, मे भी अगले लेक्चर में। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से अपने अंदर समझ लें, और फिर डील करने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा तरीकों पर भी बात करेंगे। आज के क्लास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर हमारा पूरा फोकस है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे रहा है। कहाँ बढ़ाया? ऑर्थो ऑर्थो पैरा पर। कहाँ घटाया? ऑर्थो ऑर्थो पैरा पर। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये वही रिएक्शन करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो ये वहाँ रिएक्शन नहीं करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। ठीक, फिर वो दूसरे वाले जगह पर, यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं घटी है वहाँ पर रिएक्शन करेगा। राइट, ओके। सपोज अब एक एग्जाम्पल लिया जाए। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है और इसका हम क्लोरीनेशन करा दें, Cl2FeCl। तो क्लोरीन कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर जाएगा? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पर और पैरा पर जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन ऑर्थो पर, प्लस जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्लोरीन पैरा पर। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है ना, तुम अपनी सोच से मुश्किल बना लो तो फिर कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज बेहद आसान है। बस ग्रुप को पहचानो, डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन करा दिया। सपोज नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जाकर रिएक्शन करेगा। सपोज हम इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं,
तो इसका क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीन मेटा पोजीशन पर आएगा। ठीक, इसको टॉलुइन कहते हो तुम, टॉलुइन। इसे कहोगे ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन, और ओ फॉर ऑर्थो, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। और ये पैरा पोजीशन पर है तो पैरा क्लोरोटॉलुइन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, इसे कहोगे मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इस वे में बहुत ही आसानी से जो ग्रुप पहले से लगा है उसको देखो और देख करके डिसाइड करो कि जो अगला ग्रुप आएगा वो कहाँ पर जाएगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पर पैरा पर दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ परसेंट ही है कुछ परसेंट ही है। कौन कितना कितना एग्जैक्टली बनेगा ये हम लोग अभी समय के साथ देखेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों बनेंगे। ठीक, और मोस्टली पैरा वाला ज़्यादा बनता है। बहुत बार देखोगे पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, कभी कभी ऑर्थो वाला भी ज़्यादा बनता है, लेकिन ज़्यादातर समय पर पैरा वाला ज़्यादा बनता है। क्यों पैरा वाला ज़्यादा बनता है? क्योंकि देखो यहाँ दोनों पास पास है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है, ये दोनों दूर दूर है, रिपल्सन नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक कुर्सी लगी है, एक बगल में और कुर्सी लगी हुई है, और एक बगल में और कुर्सी लगी हुई है, बगल में और कुर्सी लगी हुई है, और यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है और तुमको बैठना है, तुमको भी बैठना है। तो तुम यहाँ बैठना पसंद करोगे, यहाँ बैठना पसंद करोगे, या यहाँ बैठना पसंद करोगे? तो तुम यहाँ नहीं बैठते हो, तुम जाते हो उधर बैठते हो जहाँ पर खाली जगह है। ठीक, ये इस बंदे से थोड़ी परेशानी हो रही है, ये बगल में बैठा रहेगा, पता नहीं क्या करेगा, इसलिए थोड़ा दूर जा करके बैठेंगे। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे पहले से जब एक ग्रुप लगा रहता है और कोई नया ग्रुप उसके बगल में आना चाहेगा, ठीक है आ सकता है, खाली जगह आ सकता है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी तो परेशानी होती है। केमिस्ट्री में इसको एस्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, एस्टेरिक हिंड्रेंस, कि ये हाथ पैर फैला करके बैठा हुआ है, अब उससे थोड़ा दूर से जा रहे हैं, पास से जाएंगे तो हो सकता है उसके पैर में उलझ करके गिर जाए। तो जब क्लोरीन यहाँ पर आ रहा होगा तो इस मिथाइल से बच करके यहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फंस करके गिर भी सकता है। यहाँ पर आना है तो किसी से बचना बचाना नहीं है, सीधे यहाँ पर आ सकता है। तो ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, और बहुत बार तुम देखोगे कि पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, ऑर्थो वाला कम बनेगा। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं ना, इसको अभी यहाँ पर हम लोग मान्य नहीं समझते हैं, राइट। हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ पर जस्ट ऐसे ही लाइट वे में लेते हैं, बहुत सीरियस नहीं लेंगे, इसको भी हम बाद में देखते हैं। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऑर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है। और बहुत बार क्या होता है, पैरा वाला ज़्यादा बनता है, क्योंकि पैरा पर रिपल्सन कम है। जहाँ पर पैरा पर आते समय रास्ता खाली मिलेगा तो पैरा पर जल्दी पहुँच जाएगा। ऑर्थो पर आते समय इससे बच करके आना है, कहीं से टकरा न जाए, इसलिए ऑर्थो पर आने में थोड़ी मुश्किल होती है, पैरा पर आने में आसानी होती है। तो बहुत बार पैरा वाला ज़्यादा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी कभी ऑर्थो वाला ज़्यादा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना बड़ा ग्रुप लगा है। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप लगा दिया है तो यहाँ पर आने में ज़्यादा परेशानी होगी, यहाँ छोटा ग्रुप लगाया है तो यहाँ पर आने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जो आने वाला ग्रुप है ऑर्थो पैरा दोनों पर आ सकता है। कब ऑर्थो पर आएगा, मतलब कितना ऑर्थो पर आएगा कितना पैरा पर आएगा, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे ना, इसके लिए बहुत परेशान मत हो रहा। फिलहाल अभी यहाँ पर इतना ही याद रखो कि ऑर्थो पर भी आया, पैरा पर भी आया, कितना परसेंट ऑर्थो पर आया कितना परसेंट पैरा पर आया, ये सब भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। तो क्लोरीन ऑर्थो पर भी आएगा, पैरा पर भी आएगा, और डोनेटिंग विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, मेटा पर जाएगा। एक और यहाँ पर हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम टैकल करते हैं। सपोज अपने पास बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से, मतलब नाइट्रेशन करा रहे हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन और FeCl3 से, मतलब क्लोरीनेशन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर। फिर दूसरा क्वेश्चन, ठीक, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, पहले क्लोरीनेशन बाद में नाइट्रेशन। यहां पर क्या बनेगा, तो देखो नाइट्रेशन होगा तो बेंजीन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप कहीं पर भी लगा दो, ठीक, आसानी से और साफ साफ दिखने के लिए नाइट्रो ग्रुप को यहां बिल्कुल ऊपर लगाओ, ताकि 1 2 3 4 गिनने में आसानी रहे, ऑर्थो मेटा पैरा समझने में आसानी रहे।
तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन, अभी खाली चल रहा है सब। अब क्लोरीन रिएक्शन करेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, क्लोरीन मेटा पोजीशन पर आएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। क्लोरीन FeCl3 क्लोरीनेशन होगा, एक क्लोरीन कहीं पर भी लगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो चलो हम आसानी से दिखने के लिए ऊपर ही लगा दे रहे हैं। नाइट्रेशन होगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन होगा। तो जो अगला ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा। वो ऑर्थो पर आएगा और पैरा पर आएगा। ठीक, ऑर्थो पर ज्यादा आएगा कि पैरा पर ज्यादा आएगा। ठीक, अब सीरियसली सुनना, पीछे तो बस ऐसे ही बता रहे थे। ठीक, अब थोड़ा सीरियस हो जाना। ऑर्थो पर ज्यादा कि पैरा पर ज्यादा, तो हम बोलेंगे ये वाला ज्यादा रहेगा, ये मेजर रहेगा और ये माइनर रहेगा। क्यों? पिछले डिस्कशन से थोड़ा तो माइंड में बना होगा ना कि यहां पर जब ये आएगा तो यहां पर आते समय क्लोरीन से बच करके आना है, कहीं आते आते क्लोरीन से टकरा कर रास्ते में गिर न जाए। तो यहां पर आने के लिए क्लोरीन से बचा कर आना है। तो क्लोरीन का ध्यान रखते हुए आएगा, तो धीरे धीरे आएगा, संभल संभल करके आएगा कि बहुत दौड़ करके चल रहे तो उससे टकराएंगे, टकरा करके गिर जाएंगे और पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बहुत दौड़ करके नहीं आ सकता, धीरे धीरे इत्मीनान से आएगा, इसलिए यहाँ कम। और यहाँ पर क्या खाली जगह है, कोई बीच में टांग भी नहीं अड़ाएगा, फटाफट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा बनेगा, ये थोड़ा कम। क्या तो ये 60%, ये 40%, या ये 70%, ये 30%, कुछ ऐसा, लेकिन बनेंगे दोनों। ठीक, बनेंगे दोनों। तो पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं फेस करना पड़ रहा, यहाँ पर आते समय आसानी है, और यहाँ पर आते समय इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही थी। फिर एक और चीज़ हमको माइंड में रखना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, जैसे मान लो हम यहां पर क्या करें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें। फिर हम यहां पर इथाइल ग्रुप लगा दें, और फिर हम यहां पर कह दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें। ठीक, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी अल्किल, ये भी अल्किल, ये भी अल्किल, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग। अब इसका हम नाइट्रेशन कराएं, तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर भी जाएगा। ठीक, नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर भी जाएगा। सेम हियर, इसका भी नाइट्रेशन करा दें। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी जाएगा, पैरा पोजीशन पर भी जाएगा। इसका नाइट्रेशन करा दें। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर भी जाएगा, प्लस जो नाइट्रो ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर भी जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से चेक किया गया। तो चेक करने वालों ने देखा यहाँ पर ये करीब 70% और ये करीब 30%। 70%, 30%। ये 70% क्यों, ये 30% क्यों? क्योंकि यहाँ देखो दो ऑर्थो पोजीशंस होते हैं, इधर भी है पोजीशन, इधर पोजीशन है। इधर से आएगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, इधर से आएगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रोडक्ट को बनने के लिए दो रास्ते हैं, इस प्रोडक्ट को बनने के लिए एक रास्ता है, सॉरी, इस प्रोडक्ट को बनने के लिए दो रास्ता है, इस प्रोडक्ट को बनने के लिए एक रास्ता है। इसीलिए ये कम, ये ज्यादा। ठीक, फिर इसमें देखोगे ये 50%, ये भी 50%। इसमें देखोगे ये करीब करीब 30% और ये करीब करीब 70%। जैसे जैसे ये वाला ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, इसका परसेंटेज देखो बढ़ता जा रहा है और इसका परसेंटेज घटता जा रहा है। क्यों ये घट गया? बड़ा ग्रुप है तो इन पोजीशंस पर रिएक्शन करने में परेशानी होगी, क्योंकि जो बड़ा ग्रुप है बार बार रास्ते में आकर के वहां पर रास्ता ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ पर अच्छे से आ नहीं पाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बोला ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो ग्रुप आएगा ऑर्थो पर आएगा, पैरा पर आएगा। तो कभी कभी ऑर्थो पर ज्यादा,
कभी कभी पैरा पर ज़्यादा, स्पेशली जब ये ग्रुप जो पहले से कनेक्टेड ग्रुप है अगर बहुत बड़ा सा ग्रुप है तो आर्थो पर आना मुश्किल होता चला जाएगा और पैरा पर आना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। और अगर ग्रुप छोटा है, मिथाइल छोटा ग्रुप, इथाइल बड़ा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल और बड़ा ग्रुप, अगर ग्रुप छोटा है तो आर्थो पर भी आना आसान रहता है। ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है तो आर्थो पर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रुप की साइज पर भी डिपेंड करता है कि जो पहले से कनेक्टेड ग्रुप है वो कितना बड़ा है। अगर वो बहुत बड़ा है तो आर्थो वाला थोड़ा सा बनेगा, पैरा वाला ज़्यादा बनेगा। अगर बहुत छोटा है तो आर्थो वाला भी ज़्यादा बन सकता है। ठीक, बहुत छोटा है तो आर्थो वाला भी ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि दो दो आर्थो पोजीशंस होते हैं। इधर से रिएक्शन हो कि उधर से रिएक्शन हो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो डबल मौके हैं, दो दो मौके हैं इसके पास, जबकि इसके पास एक ही मौका होता है। पैरा पोजीशन एक ही तरह से बन सकता है। इसको दोनों तरफ से बना सकते हैं, इसको एक ही तरफ से बना सकते हैं। इसके पास दो मौके हैं, इसके पास एक मौका है, लेकिन फिर भी ये वाला ज़्यादा हो सकता है कब? अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो पैरा पोजीशन पर रिएक्शन प्रीफर्ड होगा, आर्थो पोजीशन पर रिएक्शन मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपस में टक्कर हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, आपस में लड़ाई हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब छुप जाना, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब छुप जाना, स्टेरिक मतलब आसपास की भीड़, आसपास की भीड़ की वजह से चीज़ें छुप जा रही हैं। तो इसकी वजह से ये पोजीशन छुप जा रहा है, इसकी वजह से ये पोजीशन छुप जा रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन करना मुश्किल हो जा रहा है। और ये पोजीशन छुपा हुआ नहीं है, यहाँ रिएक्शन करना आसान है। तो जितना बड़ा ग्रुप यहाँ पर रिएक्शन उतना मुश्किल, और फिर ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो आर्थो वाला कब बनेगा ज़्यादा? जब ये ग्रुप बहुत छोटा रहे। पैरा वाला कब बनेगा ज़्यादा? जब ये वाला ग्रुप थोड़ा बड़ा होने लगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रुप्स होते हैं वो बड़े ही होते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ही होते हैं, और इसीलिए पैरा वाला ज़्यादा बनता है, आर्थो वाला कम बनता है। तो ऑर्थो बना, पैरा बना, कौन कम कौन ज्यादा ये भी बता दिया। ठीक, और मेटा में तो ये सब लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि मेटा में एक ही प्रोडक्ट बनना है, मेटा वाला, उसमें कम ज्यादा की कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद एक और चीज हमको समझना है कि जो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तब की बात कर रहे हैं। ठीक, अब सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वो बेंजीन के साथ 1 सेकेंड में 1000 बार रिएक्शन करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाने के बाद हम देखेंगे अब रिएक्शन कम होगा, कह दो 600 बार हो पाएगा। 1 सेकेंड में पहले 1000 बार रिएक्शन होता था, अब 1 सेकेंड में 600 बार रिएक्शन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम हो गई। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर रिएक्शन करना उतना आसान नहीं रहेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये क्या कर रहा था? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब रिएक्शन आसान हो जाएगा। तुम देखोगे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आसानी से रिएक्शन करेगा। तो अगर इसमें 1000 बार रिएक्शन होता था, इसमें 1000 से ज़्यादा बार, चलो कह दो 1500 बार रिएक्शन हो जाएगा सेकंड में। तो 1 सेकंड में 1000 बार रिएक्शन किया तो 1 सेकंड में 600 बार ही कर पाया, 1 सेकंड में 1500 बार कर पाया। ये कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे ही तुमको समझाने के लिए हमने कुछ नंबर्स अपने से लिख दिए। कहने का मतलब है यहाँ पर जितना रिएक्शन हो रहा है उसकी तुलना में यहाँ पर कम रिएक्शन होगा, उसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा रिएक्शन होगा। यहाँ रिएक्शन मुश्किल हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देता है? इट मेक्स द सब्स्टिट्यूशन, इट मेक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, ये रिएक्शन को डिफिकल्ट बना देता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इट मेक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजियर, आसान बना देता है। तो जो हमारे डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दो तरह के इफेक्ट्स दिखा रहे हैं। एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, कि इनके प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन करेगा। दूसरा एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, एक्टिवेटिंग मतलब रिएक्शन आसान हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो काम एक साथ कर रहे हैं। पहला काम कि इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर भेजेंगे, दूसरा काम रिएक्शन को आसान बना देते हैं, इसको एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये भी दो काम। पहला काम मेटा डायरेक्टिव, ठीक, और दूसरा या एक और काम कि डीएक्टिवेटिंग मतलब ये रिएक्शन को मुश्किल बना देते हैं।
ठीक, तो ये चीज मेरे को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिव और डीएक्टिवेटिंग होते हैं, रिएक्शन इनकी वजह से मेटा पोजीशन पर होगा और मुश्किल से होगा। और ऑर्थो पैरा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और एक्टिवेटिंग होते हैं। तो ग्रुप्स को कैसे पहचानना है वो हमने तुम्हें सिखाया। ग्रुप्स करके आ रहे हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, रिएक्शन आसान हो जाएगा, एक्टिवेटिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे, रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग। और जब ये घटाते या बढ़ाते हैं तो स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इनका असर ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑर्थो पैरा पर बढ़ेगी और रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो ऑर्थो और पैरा पर ज़बरदस्त घटेगी। ठीक, इसीलिए ऑर्थो पैरा पर रिएक्शन नहीं होगा, मेटा पर रिएक्शन होगा। तो दो तरह के इफेक्ट्स, एक तो डायरेक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पर होगा, मेटा पर होगा कि पैरा पर होगा। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट कि रिएक्शन बेंजीन की तुलना में आसान हो गया कि बेंजीन की तुलना में मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया मतलब डीएक्टिवेटिंग, बेंजीन से आसान हो गया मतलब एक्टिवेटिंग, राइट। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप्स थे वो सब डीएक्टिवेटिंग, जो डोनेटिंग ग्रुप्स थे वो सब एक्टिवेटिंग। जो विड्रॉइंग ग्रुप्स थे वो मेटा डायरेक्टिव और जो डोनेटिंग ग्रुप्स थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। बीच बीच में हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करके चीज़ों को और गहराई से भी समझने की कोशिश की थी कि कौन से सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। साथ ही साथ थोड़ी सी बात हमने ऑर्थो पैरा रेशियो पर भी करी कि अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल का आना मुश्किल हो जाता है, फिर वो पैरा पर जाना ज़्यादा पसंद करेगा। छोटा ग्रुप है तो ऑर्थो पर भी जाना पसंद कर सकता है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करेंगे हम। ठीक, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक और भी तरीका हो सकता है, हम लोग रिएक्शन के मैकेनिज्म में जा करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने इस पूरे क्लास में, आज के क्लास में, पिछले क्लास में तो बहुत मैकेनिज्म लिखा था, आज की क्लास में मैकेनिज्म एक भी बार नहीं लिखा, सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेट करने की कोशिश की। ठीक, इसको मैकेनिज्म के जरिए भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कहीं दूसरी जगह पर इसको हम लोग मैकेनिज्म के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ इन चीज़ों पर बेटर कंट्रोल के लिए हम लोगों को थोड़ा और एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो जब अगले क्लास में मुलाकात होगी तो हम लोग इन दोनों इफेक्ट्स के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ा और एक्सरसाइज करके इस चीज़ को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में, इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।